हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक स्कीम के बारे में बात करेंगे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY। और ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स देने जाएंगे, ये स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्या क्या इसकी गाइडलाइंस हैं, क्या क्या इसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं, क्या इसके टारगेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड। The scheme प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना was launched by the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, it was launched by the Department of Fisheries, which comes under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy on 10th of September 2020। 10 सितंबर 2020 को ये स्कीम लॉन्च करी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, और इसका जो टाइम रखा गया है अप टू द फिस्कल ईयर 2024 टू 2025। ठीक है। और इसमें मेन टारगेट ये रखा गया है कि जो फिश का प्रोडक्शन है इंडिया में, उसको 22 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंचा देना। ठीक है। इन यूनियन बजट जो 2023-24 का, इस साल का जो यूनियन बजट था, इसमें भी 6000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया PMMSY के लिए, टू एनेबल एक्टिविटीज ऑफ फिश वेंडर, फिशरमैन एंड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फॉर इंप्रूविंग वैल्यू चेन एफिशिएंसीज एंड एक्सपेंडिंग द मार्केट। यानी कि जितने भी जो फिश फार्मिंग करते हैं, उसके अलावा उसके साथ साथ जो उसका पोस्ट हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट है वो हो गया। बाकी जितने भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट करी जा सकती हैं, आजकल जितने भी इन्वेंशन होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं इस क्षेत्र में, तो उसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे बात करी जाए कि जो PMMSY है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंदर सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम दोनों आते हैं। ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ये सिर्फ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें दोनों कॉम्पोनेंट है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि आपको पता होगा, जिसमें कि 100% ऑफ द फंड विल बी गवर्न बाय द गवर्नमेंट। एंड दिस सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। इसके अंदर भी दो कंपोनेंट है, एक है बेनिफिशियरी ओरिएंटेड, एक है नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड। इसका मतलब क्या है? बेनिफिशियरी ओरिएंटेड का मतलब कि यहाँ पे बेनिफिशियरी जो है वो अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देगा। जनरल कैटेगरी में 60% उसको अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, प्लस जो 40% बाकी जितना होगा प्रोजेक्ट का कॉस्ट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बॉर्न करेगी। बेनिफिशियरी में ये तो हम बात कर रहे थे जनरल कैटेगरी के लिए। SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे उनको अपना 40% जो है प्रोजेक्ट का वो खुद को बॉर्न करना पड़ेगा, एंड 60% यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इस पर फंड करेगी। नॉन बेनिफिशियरी में पूरा का पूरा जितना भी होगा 100% प्रोजेक्ट कॉस्ट का वो फंड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर भी दो कंपोनेंट है जो हमने बात करी, बेनिफिशियरी और नॉन बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी में सेम है आपका 60-40 कि 60% जो बेनिफिशियरी उसको अपना पैसा जमा करना पड़ेगा, 40% सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा इसमें। ठीक है। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हम बात कर रहे हैं क्या, 60% बेनिफिशियरी ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया, प्लस 40% जो रहेगा जो गवर्नमेंट दे रहा है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा इन केस ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब बात करते हैं कि कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, कि शेयर कितना है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका और स्टेट का कितना शेयर रहेगा। 90:10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, 60:40 फॉर अदर स्टेट, एंड फॉर यूनियन टेरिटरीज 100% फंडिंग विल बी डन बाय द गवर्नमेंट फॉर यूनियन टेरिटरीज। तो ये होगा आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर। ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पे इंक्लूड किया है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है असम का, इसमें स्कीम है, यहाँ पे एक बेनिफिशियरी है ये। इन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बायोफ्लॉक जो था इसका एक डेवलपमेंट किया अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो इससे इनको क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ जो फिशरीज है वहाँ से इनको असिस्टेंस मिला। अब यहाँ पे क्या था, टोटल प्रोजेक्ट था 7.5 लाख का, इसमें से गवर्नमेंट का शेयर था 60% जो कि 4.5 लाख था, और बेनिफिशियरी को खुद से देना पड़ा 2.5 लाख फ्रॉम द बेनिफिशियरी। तो ये क्या था, बेनिफिशियरी ओरिएंटेड वाला जो था पार्ट हो गया इसमें। अब जो ये 4.5 लाख था, इसमें जो गवर्नमेंट का शेयर था 90% जो शेयर था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, प्लस 10% जो था इसका ये दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था। अब इससे पहले भी एक स्कीम चलाई जाती थी, ब्रू रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था, जिसको दिसंबर 2015 में एज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यहाँ पे स्टार्ट किया गया था विद एन आउटले ऑफ 3000 करोड़ फॉर 5 ईयर। 2015-16 से लेकर 19-20 तक ये स्कीम चलाई गई थी, जिसका जो मेन मोटिव था वो था कि डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर। तो यहाँ पे क्या किया गया कि 10 मिलियन मैट्रिक टन पहले फिश का प्रोडक्शन था इन द ईयर ऑफ, जब यहाँ शुरू हुआ था ये स्कीम, और जब ये खत्म हुआ इसमें ऑलमोस्ट 13.75 मिलियन मैट्रिक टन इसका ये प्रोडक्शन हो गया था।
जब ये ब्लू रेवोल्यूशन डिसकंटिन्यू हुआ, इसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को स्टार्ट किया गया 2020 में, और उस टाइम पे ऑलमोस्ट 13.75 यहाँ पे फिश का प्रोडक्शन था, और इसके अंदर टारगेट रखा गया इसको 22 मिलियन मेट्रिक टन यहाँ पे किया जाए अप टू द ईयर 2024-25 में 22 मिलियन मेट्रिक टन यहाँ पे किया जाना है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के। टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ द फिशरी सेक्टर इन अ सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल मैनर, टू एनहांस द फिश प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वैल्यू चेन, जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्वालिटी का जो इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, इनका डिसेमिनेशन किया जाना। इसके अलावा टू डबल द फार्मर इनकम एज वेल एज टू एनहांस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फिशरी सेक्टर टू एग्रीकल्चरल GVA एंड एक्सपोर्ट। चलिए बताइए कि फिशरी सेक्टर का एग्रीकल्चर में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये चलिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर अटेम्प्ट करिएगा। मैंने इस स्लाइड में भी इंक्लूड किया है, आने वाली स्लाइड्स में पूरा मैंने पाई चार्ट यहाँ पे इंक्लूड किया है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। इसके अलावा टू इंश्योर सोशल, फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर द फिश एंड फिश फार्मर्स। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। अब टारगेट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला टारगेट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फिश का प्रोडक्शन 22 मिलियन मेट्रिक टन्स तक पहुँचाना बाय 2024 से लेके 25 जो फिस्कल ईयर है आपका, और 2018-19 में ये प्रण लिया गया था 13.75 मिलियन मेट्रिक टन उस टाइम पे प्रोडक्शन था, और इसको किया जाना है 22 मिलियन मेट्रिक टन तक, जो कि एक हद तक नज़र भी आ रहा है कि ये इतना अचीव कर जाएगा। इसके साथ साथ टू एनहांस एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी टू 5 टन्स पर हेक्टेयर फ्रॉम द करेंट नेशनल एवरेज ऑफ 3 टन्स। इसके अलावा जो डोमेस्टिक फिश कंजप्शन है इसको भी इंक्रीज करना फ्रॉम 5 kg टू 12 kg पर कैपिटा। 5 kg पर कैपिटा है, पर इसको इंक्रीज करके 12 kg पर कैपिटा पर ईयर यहाँ पे इंक्रीज किया जाना है। दूसरा पॉइंट, एनहांसिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि 55 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ठीक है। और अभी की बात करें तो रिसेंटली लोकसभा में भी जो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, इन्होंने भी अनाउंसमेंट किया था कि ऑलमोस्ट 45.59 लाख जितना एम्प्लॉयमेंट है इतना डायरेक्ट और इनडायरेक्टली फिशरी सेक्टर में यहाँ पे अभी यहाँ पे जनरेट हुआ है। इसके साथ साथ फार्मर किंग का डबल करना एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन टू इंक्रीज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिशरी सेक्टर टू द एग्रीकल्चर GVA to about 9% by 2024 to 2025 from 7.28 in 2018 and 19। अभी की बात करें तो 2021-22 का जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है, इसके अकॉर्डिंग फिशरीज का जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में वो है 7.09%। इसको इंक्रीज करना है हमको अप टू 9% इन द ईयर ऑफ 2024 to 2025। और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट को भी इंक्रीज करना है, यहाँ पर 1 लाख करोड़ इतना अचीव करना है हमको। एंड टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस फ्रॉम द रिपोर्टेड 20 to 25 टू अबाउट 10%, जितना अभी वर्तमान में है 20 से 25% पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, इसको कम किया जाना है। यहाँ पे मैंने ये भी पाई चार्ट इंक्लूड किया है, इसको आप देख सकते हैं। ये देखिए एज ए होल अगर हम देखें पूरी कंट्री में कि जो अलग अलग सेक्टर है उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्रॉप सेक्टर की बात करें तो 10.40% कॉन्ट्रीब्यूशन है GVA में, फिशिंग का 1.35, फॉरेस्ट्री का 1.49 एंड लाइव स्टॉक का 5.73। अब जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए कि एग्रीकल्चर में अलग अलग एलाइड एक्टिविटीज़ जो हैं उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्रॉप सेक्टर का सबसे ज़्यादा है 54.85 एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ 2021 to 2022। लाइव स्टॉक 30.19। देन आपका फॉरेस्ट्री सेक्टर है 7.87, और फिशरी सेक्टर जो हम बात कर रहे हैं आज इस वीडियो में 7.09%। 2021-22 का जो एस्टिमेट था उसके अकॉर्डिंग इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है GVA में। यहाँ पे आप इस स्लाइड में भी देख सकते हैं कि 2014-15 में इतना एक्सपोर्ट था, अब 2021-22 में इसका एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट फिशिंग सेक्टर का 40% ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। अब बेनिफिट की बात करें कि क्या क्या बेनिफिट्स है PMMSY के। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू डेवलप फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक फिशिंग हार्बर, फिश लैंडिंग सेंटर्स, फिश मार्केट, फिश फीड प्लांट्स, फिश सीड फार्म, फिश प्रोसेसिंग यूनिट, कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड, केज, हैचरीज, नर्सरीज एंड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम एंड अदर इक्विपमेंट। अगर कोई बेनिफिशियरी है, फिश फार्मर है, जो इनमें से कोई भी एक्टिविटी करना चाहता है वो इस स्कीम के अंदर बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ असिस्टेंस फॉर फिशरीज मैनेजमेंट और क्रेडिट लिंक सब्सिडी भी है इसमें, एंड असिस्टेंस फॉर मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ द फिश प्रोडक्ट। मार्केटिंग से रिलेटेड या फिश का जो एक्सपोर्ट करना है तो उसमें भी उसके लिए भी यहाँ पे असिस्टेंस दिया जाता है अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और सबसे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वाली बात है जो मैंने यहाँ डिस्कस किया था ये वाली स्लाइड में, फर्स्ट स्लाइड में, कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर 2 पार्ट हैं, बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एंड नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में भी 2 टाइप है, बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एंड नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड। और बेनिफिशियरी ओरिएंटेड की बात करें जो इंडिविजुअल या ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 60% यहाँ पे खुद का पैसा लगाना पड़ेगा
देन 40% उनको असिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट इन ए स्पेसिफिक रेशियो। और SC ST वीमेन की कैटेगरी में उनको खुद का 40% लगाना पड़ेगा प्रोजेक्ट में, देन उनको 60% का असिस्टेंस दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये वीडियो थी, आई होप इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।